हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? बढ़िया। आई होप आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से। एग्जाम्स आने वाले हैं और हमारा ये जो रिवीजन बैच है ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं विद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो की लेंथ भी हमको मिनिमम रखनी होती है और सारे टॉपिक भी कवर करने होते हैं, सारी वैरायटी के क्वेश्चन भी कवर करने होते हैं। और जो क्वेश्चंस बच जाते हैं, लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उनकी लिस्ट हम वीडियो की एंड में प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ ये आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए। और पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही हमने क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी वैरायटीज कवर की हैं, वो जरूर देख लीजिएगा जाके। आज हम लोग अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, आपका टाइम बचाने के लिए हम जो मैक्सिमम कंटेंट होता है लिख देते हैं, लिखने से थोड़ा सा टाइम और जाएगा, यहाँ पे हम उसको समझा देंगे। ठीक है, टॉपिक देखिए बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, उन्हीं को मिला के भाई डिफरेंशिएशन करते थे तो एक इक्वेशन बनती थी, उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, किसको डिफरेंशिएट करके, नाम से पता चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो डिफरेंशियल फॉर्म में होगी। और इक्वेशंस हम अभी तक पढ़ते कैसे है? सर्कल की इक्वेशन पढ़ी, इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी हमने, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में होती थी जिसमें हमारा सिर्फ x दिया होता था, या इस टाइप की इक्वेशन हमने पढ़ी है जो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन इक्वेशन बता रहे हैं। इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, यानी x भी होता है और y भी होता है। अब कौन इंडिपेंडेंट होता है, कौन डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि y इज इक्वल टू fx दे रखा है, यानी यहाँ पे x चेंज हो रहा है, x इनपुट है, तो उससे इस सिचुएशन में x चेंज होता जाएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट हो गया और डिपेंड कर रहा है y किस पे, ये डिपेंडेंट हो गया, इनपुट पे y डिपेंडेंट हो गया। अगर आप उल्टा बोल देते हैं, x की वैल्यू फंक्शन y के टर्म्स में दे रखी है, यानी x इक्वल टू दे रहा है x y स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा कि y इंडिपेंडेंट हो गया। रटने की जरूरत नहीं कि हाँ x हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है फंक्शन किस टाइप का दे रखा है। इनपुट जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है और जो आउटपुट आता है वो डिपेंड करता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, आपने डोमेन रेंज पढ़ रखी है तो डोमेन हमारी इंडिपेंडेंट होती है। जो भी डोमेन डिफाइंड है उस डोमेन में हम इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, तो आउटपुट उसी के हिसाब से आता है, तो वो डिपेंड करता है। एक ये चीज क्लियर हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इन जनरल हम कहेंगे कि हाँ x हम अभी तक जो पढ़ते आए y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट हो गया। इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन की खासियत क्या होती थी, इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। पॉलिनोमियल की खासियत क्या होती है कि उनके जो वेरिएबल होते हैं ना, उनकी पावर होल नंबर होती है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर। दिस इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा डिग्री। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ये यहां पे भी यूज होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह, भाई इसी टाइप की इक्वेशन, मतलब इसी टाइप की इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी फॉर्म में होगी कुछ। बस यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा, डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशियल नाम से पता चल रहा है। तो डेरिवेटिव अगर एज अ वेरिएबल हो, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एज अ वेरिएबल अवेलेबल हो इक्वेशन में, तो जिसे यहाँ पे देखिए x चल रहा था, तो x की जगह हमने अभी क्या रख दिया है, dy by dx। कहीं dy by dx है, कहीं d2y by dx स्क्वायर है। ये क्या है, ये आपको पता होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये मैंने मेंशन कर रखा है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी हम उस पर भी आएंगे। पहले बात समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन जो होती थी उसी फॉर्म में होगी, बस यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। जैसे ये एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पे जैसे वहां पे डिग्री हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, डिग्री होती थी कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 4, डिग्री 5, इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे भी हमें डिग्री पढ़ना पड़ेगा। और क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्यों आ जाता है, क्योंकि किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है। भाई सिंपल हम एक बार डेरिवेटिव थोड़ी निकाल के छोड़ सकते हैं, 2 बार भी निकाल सकते हैं, 3 बार अगर पॉसिबल है तो 3, 4, 5 जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये भी तो डिपेंड करता है। भाई एक ये इक्वेशन इसमें दे रखी है, इसमें देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, एक ही बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिला है, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो यानी dy by dx ऑफ
d2y/dx² को आप अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, d3y/dx³। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये भी आपने पढ़ा, आपके में तो था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर समझ में आ गया। अभी हमको डिग्री पे ध्यान देना है, डिग्री कैसे निकालना है। लेकिन यहाँ पर डिग्री इजीली दिख जाती थी, यहाँ पे हमारा कुछ प्रोसेस है, देखते हैं, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में चल रहा है। एक चीज और, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, d2y/dx² इज नॉट इक्वल टू dy/dx²। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि भाई ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर आप dy/dx का होल स्क्वायर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला से, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो cos x आ जाएगा, cos x का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आप d/dx ऑफ dy/dx कर दोगे, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप ऐसे समझ लो कि हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसी का स्क्वायर होता है, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर d मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे पूरा dx जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2y/dx²। इसका dy/dx आया था cos x, और उसका जब आप फिर से डिफरेंशिएशन ले लोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, cos का माइनस साइन एक्स होता है। तो अभी देखिए इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स आ जाएगी, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो cos स्क्वायर एक्स आएगा, और ये वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, कई बच्चे इन जनरल कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कहने की बात आ जाए, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1 दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये एक्चुअल में cosec x लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज मत होना। इन चीजों से थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मेंशन करना इसीलिए मेरा यहाँ पे जरूरी था। तो अभी क्या समझा हम, ये जनरल इक्वेशन जैसे हम पढ़ते आए थे उसी टाइप की इक्वेशन होंगी एक्स वाई के टर्म्स में, बस यहाँ पे डेरिवेटिव जो होता है वो भी रहेगा एज अ वेरिएबल। इस फॉर्मेट में इक्वेशंस मिलेंगी। वहां पे डिग्री थी तो यहाँ पे भाई डिग्री का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज हमको पढ़नी पड़ती है, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर किस ऑर्डर का है, बस वही होता है। ऑर्डर बहुत इजी होता है निकालना, हमें देखना किस हाईएस्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अवेलेबल है। डिग्री निकालने की कुछ खासियत होती है। अब हमने ये सारी चीज अपने बता दी ऐसे ओरली। लैंग्वेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो या डेरिवेटिव्स हो, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 दे रखे हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर दे रखा है, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y के डेरिवेटिव। इन जनरल हमने लिखा, हम जनरल अभी तक y को पढ़ते आते हैं कि डिपेंडेंट होता है, y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में दिया होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट मतलब इसका डेरिवेटिव, ये लैंग्वेज लिखी है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल लैंग्वेज होगी, यानी आप ऐसा समझ लो वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव अवेलेबल हो उसी को भैया डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। dy/dx होगा उस इक्वेशन में एज अ वेरिएबल, ऐसा समझ लीजिए। इन जनरल हम लोग को पढ़नी कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम सिर्फ एक ही के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z t किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। अगर ऐसा करने को कोई इक्वेशन दे रखी थी जैसे y इज इक्वल टू fx, ऐसी फंक्शन भी ऐसा दिया होगा जिसमें x भी होगा, y t भी होगा और z भी। यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है, तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं। वो आपको टेंशन नहीं लेनी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें होता क्या है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, सॉरी t है, t के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और z के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेन अपना टॉपिक स्टार्ट है, तो सिर्फ इंट्रो था, ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, मैंने ओरली समझा दिया था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं पढ़ना है वो देख लीजिए रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। पहली चीज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लगाने। फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि ये एक जनरल इक्वेशन दे रखी, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे मान लिया हमने कोई कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट फंक्शन रख देते हैं a, तो a एलिमिनेट करके आपने किया होगा। डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में होता है, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन नहीं करना है,
दूसरी चीज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की है, वो भी इस फॉर्मेट में dx अपॉन में dy। हमने इस टाइप की पढ़नी है, dy बाई dx प्लस p टाइम्स y इज इक्वल टू q, ये वाली हमको पढ़नी है और ये स्टैंडर्ड है। ये मानिए अगर क्वेश्चन आता है तो 90% केसेस, पहले भी 80 to 90% केसेस में यही क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस पे बेस्ड 20% चांसेस थे कि हाँ ये इससे उल्टी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती थी। तो अब वो सिलेबस हटा दिया गया आपको, अब वो आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। तो ये चीज आप नोट रखिएगा, ये 2 पॉइंट क्यों लिखे यहाँ पे। अब बात आती है डिग्री। भाई ऑर्डर तो समझ में आ गया, बहुत इजी होता है निकालना और हम देखते बता देंगे इसका ऑर्डर क्या है, और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकल आता है पार्ट्स। अब बात आती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है पहले लैंग्वेज के फॉर्म में देख ले तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज डिग्री इफ डिफाइंड। ये जो लैंग्वेज लिखी ना इफ डिफाइंड, इसका मतलब बहुत समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा नाम तो यहाँ पे बस इतना लिख दिया हमने, इफ डिफाइंड, अगर पॉसिबल है तो, डिफाइंड है तो तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। और जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसी की जितनी पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी, बस इतनी सी बात है। ऑर्डर एंड डिग्री, इफ डिग्री मतलब है इफ डिफाइंड, अगर डिग्री पॉसिबल है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे, चाहे ऑर्डर हो जाए चाहे डिग्री अगर पॉसिबल है तो। देखिए हम हर बार बोल रहे हैं अगर पॉसिबल है तो, ऐसी कई इक्वेशंस भी आएंगे जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन ऑर्डर तो हम बता देंगे। तो ऑर्डर और डिग्री अगर पॉसिबल है तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। इससे एक चीज समझ में आ गई, जैसे वहां पे हम डिग्री के लिए करते थे, डिग्री एक होल नंबर होता था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। यानी पहले हम इक्वेशन को किस में चेंज करेंगे, एक इक्वेशन को हम चेंज करेंगे पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ये चीज ध्यान रखिए, ये जो लिख दिया हमने पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, फॉर्म होगा डेरिवेटिव का, यानी यहाँ पे जैसे x के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी जो पॉलिनोमियल की तरह दिखेगी। यानी पावर्स जो है वो होल नंबर्स में चलेंगे, ऐसा नहीं है कि माइनस में पावर आ जाए या 1/3 1/2 पावर आ जाए, इसकी पावर ऐसे हो जाए, या ऐसे लिख दें हम साइन के अंदर कोई डेरिवेटिव फंक्शन डाल दें, या e की पावर में हम कोई डेरिवेटिव फंक्शन डाल दें। तो ये जैसे ये सिचुएशन आ गई, या dy/dx की पावर हम -1/3 कर दें या +1/3 कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे डिग्री। क्यों? क्योंकि वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होता। पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है कि जो पावर्स होती है, हाईएस्ट पावर के बाद पावर डिक्रीज होती जाती है, लेकिन इंटीजर्स के फॉर्म में रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में। ये चीज आपने पढ़ी होगी पॉलिनोमियल में, मान के चल रहा हूं, नहीं पढ़ी तो बस इतना ध्यान रखो यार, पावर जो है हाईएस्ट डिग्री के बाद धीरे धीरे कम होती जाती थी और सभी में पॉजिटिव इंटीजर रहता है, ना ही फ्रैक्शन होता है ना ही निगेटिव पावर होती है। सिंपल सा बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो जितना हाई, अब इस इक्वेशन की बात कर ले रहे हैं, जैसे ये इक्वेशन लिखिए, सबकी पावर देखिए, डेरिवेटिव चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, बस उनको देखना है। उसके अलावा y दिया हो, x दिया हो, उससे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल किसकी बनानी है, डेरिवेटिव की बनानी है। ये चीज ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल हमको बनानी है डेरिवेटिव की। उसके बाद साइन x साइन y या x साइन x दे रखा है, उससे मैटर नहीं करता है, हम डेरिवेटिव को फोकस करेंगे। और वो किस फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे मान लिया x की जगह dy/dx रख दीजिए, तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगी डेरिवेटिव के फॉर्म में। उसकी पावर हम बस देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर भी इंटीजर है, इसकी पावर भी इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, होल नंबर इसको हम कह सकते हैं। 0 भी हो सकती है, यहाँ पे इसे नहीं दे रखा था, यहाँ पे तो y दे रखा है। मान लिया अगर नहीं दिया होता तो हम dy/dx की पावर 0 ले सकते हैं ना। तो ये चीज पॉलिनोमियल फॉर्म में है, इसका ऑर्डर बता देंगे हम, ऑर्डर कितना है 2, और इसी की पावर जितनी होगी, बाकी डेरिवेटिव की मतलब नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर का है उसी की जितनी पावर है वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री। तो इस सिचुएशन में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर भैया 2 है, और डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। कोई दिक्कत है?
अब इसकी बात कर लें, अगर हम इस इक्वेशन की बात कर लें तो मान लिया हमने यहां पे कर दिया d3y/dx3, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लें, dy/dx का होल स्क्वायर है। अब जनरल हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं ना कि जो हाईएस्ट पावर देखते हैं ना वो हम डिग्री बताते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाईएस्ट पहले ऑर्डर देखो और जितनी हाईएस्ट ऑर्डर का है उसी की पावर हम देखते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और ऑर्डर कितना है भैया, ऑर्डर पता चल गया हमारा 3 है, ऑर्डर कितना है 3 है, तो इसी की पावर देखेंगे, बाकी की पावर नहीं देखेंगे, बाकी डेरिवेटिव की पावर नहीं देखते। डिग्री कितनी है 1, ठीक है, आप डिग्री 2 मत लिखिए, उससे मतलब नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव और उसी की पावर इंटीजर पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर है तो, जैसे ये इक्वेशन लिख रखी है हमने, एक ये इक्वेशन है, इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है आपको, क्या ऑर्डर आएगा क्या डिग्री आएगी, और ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। किसी भी डेरिवेटिव की पावर ऐसी नहीं है माइनस में हो या रैशनल नंबर हो, इस टाइप में नहीं दे रखी है। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा भैया 2, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे। उसके बाद भाई हाईएस्ट ऑर्डर की हम देखते हैं और फिर हम उसी की पावर देखेंगे, तो वो हमको क्या दे देगा, डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी 1। कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन देखिए क्या दे रखा है, ये एक्चुअल में अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए लिखा है हमने, फर्स्ट ऑर्डर को y डैश लिखिए, या उसी को dy/dx लिख दीजिए, या उसी को f डैश x लिख दीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, y डबल डैश कर दीजिए, या d2y/dx या f डबल डैश x। थर्ड ऑर्डर क्या होता है कि y ट्रिपल डैश या d3y/dx या f ट्रिपल डैश। तो ये एक्चुअल में अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये d3y/dx³ प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर में क्या दे रखा है भैया, dy/dx दे रखा है 0। तो यहां पे हमने क्या बताया था कि जो इक्वेशन होगी ना वो डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो कहीं आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं ऐसा पढ़ा था क्या, e की पावर में x, ऐसा तो कहीं नहीं आया था, फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाते थे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी हो जाए कांस्टेंट, रूट्स भले इमेजिनरी रियल है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन पॉलिनोमियल हमारी इसी फॉर्म में चलती है। किसी फंक्शन की पावर में एक फंक्शन नहीं आता, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स नहीं दिया होता था। तो ये देखिए यहाँ पे आप ऑर्डर तो आप हर इक्वेशन का निकाल सकते हो, कितनी ऑर्डर तक डिफरेंशिएट किया गया है, 3 ऑर्डर तक। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, ये लिखोगे, degree is not defined because the given equation is not in polynomial form of derivative ध्यान रखिए जो चीज बोल रहे हैं, because the given equation is not in polynomial form of derivative, बस इतना रीजन लिख देना सफिशिएंट है आपके लिए। डिग्री डिफाइंड नहीं है, रीजन ये है, ऑर्डर डिफाइंड है। अब देखिए हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ वेरिएशंस होते हैं जिसमें डिग्री हम निकाल लेते हैं, उसको करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। क्वेश्चन में देख के ऐसा लगेगा कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उस टाइप के वेरिएशन देख लेते हैं। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या शॉर्ट नोट बनाना है तो वो छोटे छोटे नोट्स आप हिंट्स वगैरह लिखा करिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं यार, बेसिक हमने पढ़ लिया, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। हर वैरायटी टाइप की मैंने कोशिश करी है जिसमें हम इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी डिग्री और ऑर्डर बताना है, क्या आप इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ साइन दिया होता है इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन ले लिया है। साइन दे रखा है, प्लस में भी एक डेरिवेटिव दे रखा है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसमें आप साइन कर दे सकते थे, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन मेंशन कर दिए। अब इस सिचुएशन में क्या है, ऑर्डर तो आप बता सकते हो, ऑर्डर कितना आएगा 4, बट डिग्री क्या आप बता सकते हो, इसकी डिग्री क्या है, इसकी नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या, ये तो सिंपल दे रखी है, ऑर्डर कितना है भैया, ऑर्डर हम देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो उसी की पावर देखते हैं, वो हमको डिग्री देता है, वो कितनी है 1। कोई दिक्कत है, बाकी से मतलब नहीं होता है। सेम ये इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो या इस फॉर्म में दे रखी हो, अभी हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप पहले इसको इस फॉर्म में चेंज मत करना। तो इसकी वैल्यू है क्या, ये एक्चुअल में y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, d3y/dx³, और उसकी पावर कितनी है 2। ये दे रखा है डबल डेरिवेटिव, तो वो हम ऐसे लिखते हैं, उसकी पावर कितनी है 3, और ये दे रखा है फर्स्ट डेरिवेटिव,
तो ये वैल्यू पावर 4 है और ये y5 एज इट इज है 0। तो इसको इस फॉर्म में दे या इस फॉर्म में दे कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना। यहाँ पे पता चल गया ऑर्डर, देखिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर मुझे दिख रहा है 3 है, तो यहाँ पे पता चल गया ऑर्डर कितना भी है 3। उसी की पावर देखेंगे वो हमको क्या देगा, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई 2, कोई दिक्कत है। अब ये इक्वेशन देखने में तो हमको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जिसको हमको देखने से तो नहीं लगता कि यार ये पॉलिनोमियल है, कि हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए अगर पॉसिबल है पावर इधर उधर करके या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्ट उधर देख के, इसके प्लस में अगर कुछ दे रखा हो तो नहीं कर सकते। लॉग होता है, जैसे लॉग में हम दे देते लॉग dy बाई dx और प्लस d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने मान लिया 5 दे दिया। बेस में ई होता है, एंटी लॉग लेना आता है हमको। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है रैशनल पावर हटाने का तरीका क्या होती है, वही करा दो। पावर अगर क्यूब होता तो पावर 3 कराते हैं, यहाँ रूट है तो हम पावर 2 करा देंगे, तो यहाँ पे पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3 है, और ये बच जाएगा k स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। अब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, वो है ऑर्डर भी है 2 है, तो उसी की पावर कितनी है, वो डिग्री देगा, वो भी कितनी है 2 है। अभी देखिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज हो गया, आप होल स्क्वायर ओपन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पावर भले ही 6 आ जाएगी लेकिन वो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, तो उससे डिग्री भी नहीं मिलेगी, तो उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए इस ऑर्डर 2 है, उसकी पावर भी 2 है। ये क्वेश्चन इसे दे रखा है, यहाँ पे तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे आप उस साइड भेज सकते हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स a। ऐसा भी आ जाए तो ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, ऐसा तो नहीं इसके अंदर भी डेरिवेटिव है, ऐसा तो है नहीं। तो सिर्फ dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर कोई नंबर आएगा, तो ये एक हमारी एक पॉलिनोमियल फॉर्म है जिसकी ऑर्डर कितनी है 1 है, और उसकी पावर है वो हमको डिग्री देगा, वो कितनी है 2। ठीक है, ये आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा, कितनी ऑर्डर और कितनी डिग्री आएगी, क्या आप इसको पॉलिनोमियल में चेंज कर सकते हैं। जैसा भी है आपको बस इसका आंसर कमेंट करना है, ऑर्डर इतना आएगा, डिग्री इतनी आएगी। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले फॉर्मेशन आता है फिर सोल्यूशन आता है। देखिए क्या है, अब इसमें 2 टाइप दिए, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या होता है जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, उसके पहले एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जरा हम लोग। ये एग्जांपल दे रखा है, वेरीफाई y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू a cos x b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, काफी चीजें क्लियर होंगी, तो पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर्मेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा, वैसे आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में है, पढ़ रखा होगा कि y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस, इस टाइप से। हम वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं था, ये हमने पढ़ रखा है कैसे। अब इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर दो आप y के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हमको क्या मिलेगा, a तो कांस्टेंट है, तो मेंशन भी कर रखा है, a भी रियल है और एक कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है, वो भी कांस्टेंट यानी चेंज होगा, 2 3 5 कुछ भी रखोगे आप, रियल वैल्यूज। a cos का कितना होता है माइनस साइन x, और ये b साइन का कितना होता है cos x। फिर से डिफरेंशिएबल है फंक्शन, फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस a cos x माइनस b साइन x। आई होप इतना क्लियर है। जैसे आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये y के एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, माइनस का y लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखिए जैसे ही आप माइनस बाहर ले लोगे इस सिचुएशन में, माइनस जहां आप कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते थे माइनस y लिख सकते हैं। अब इस सिचुएशन में ये वैल्यू इधर ले आओगे तो एग्जैक्ट प्रूफ तो हो गया। अब यहां पे देखिए हुआ क्या, क्यों हम ये चीज बता रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वेरीफाई दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आता है तो सिंपल हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने होते हैं। तो यहां से आपको 2 चीजें क्लियर होंगी। पहली चीज जनरल सॉल्यूशन क्लियर होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और दूसरी चीज पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है।
आर्बिट्री कांस्टेंट्स का यूज क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी दे सकते थे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है। कंडीशन दिया होगा कि x जब 1 है तो y की वैल्यू 2 है, या x जब 0 है तो y की वैल्यू 3, ऐसा कुछ दे देगा। ये सिचुएशन दी होती, लेकिन आप ऐसा समझो, हम ऐसे समझा रहे कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस का 5 cos x, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने दे दिया, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। या अगर हम ऐसा कहते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन के फॉर्म में चल रहा है, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो ये जनरलाइज फॉर्म है। आप अगर a और b फिक्स कर दोगे, फिक्स करने के लिए हमको कुछ डेटा तो चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया होगा, x की वैल्यू ये रखोगे तो y इतना आएगा, x की वैल्यू ये रखोगे तो y इतना आएगा, या y की वैल्यू ये रखोगे तो x इतना आएगा। ऐसे सिचुएशन दी होगी जिनको हम पुट करके इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन पे भी जा सकते हैं। तो इतना समझ में आया। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर अवेलेबल like this one, y is equal to a cos x plus b sin x, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, नो आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अगर हम इसको, जैसे हमने वो एग्जांपल लिख रखा है 3 sin x प्लस का 4 cos x, एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये फिक्स है, यहां पे हम a और b चेंज कर सकते थे। अब इन आर्बिट्री कांस्टेंट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, इसका सोल्यूशन, इसकी जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसमें मैंने देखा ऑर्डर भी 2 आ रहा है। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो ऑर्डर भी कितना आएगा, 3 आएगा। 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो ऑर्डर भी कितना आएगा, 4 आएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन के साथ होंगे हमेशा, एक्स वाई के साथ, सिंपल प्लस में सी, ऐसा नहीं दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन, ये भी देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, एक 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। जैसे इसमें कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन आया है, ये एक जनरल इक्वेशन का है जिसकी ऑर्डर 2 है, तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे उतने ही। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर 4 है, तो इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट भी जनरल सोल्यूशन ऑफ, जनरल में ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो वो 4 ही आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा, पर्टिकुलर में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, सारे फिक्स नंबर होते हैं, और जनरल सोल्यूशन में ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। अगर यहीं पे देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर, बच्चा ये देख लेगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो 3rd लगा के चला जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कह रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन में, पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे भले ही ऑर्डर 3 दे रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी ऑर्डर 2 की आएगी, लेकिन इसमें कांस्टेंट कोई नहीं, सब फिक्स नंबर है, ठीक है। तो ये चीज आप बात ध्यान रखिएगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, सिंपल सा है। अब हमारा सोल्यूशन जनरल और पर्टिकुलर में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। 3 मेथड हमको बेसिकली पढ़ने, इसमें भी 2 पार्ट होते थे, एक पार्ट हटा दिया गया, dx अपॉन dy वाला। वेरिएबल सेपरेबल बहुत इजी होता है, नाम से पता चल रहा है, हमको सेपरेट कर देना, y का y के साथ, x का x के साथ, और भाई साहब सॉल्व कर लेना है। होमोजेनियस इक्वेशन आप पढ़ गया है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, प्रूफ करो कि ये फंक्शन होमोजीनियस है, ये जो हम सॉल्यूशन कराएंगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये इसीलिए इजी क्योंकि इसका डायरेक्ट मेथड नहीं होता, इसको हम इसमें कन्वर्ट करके फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें होमोजीनियस के बारे में पता होना चाहिए और उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पढ़ेंगे अभी, सिर्फ 3 मेथड है यार, बहुत इजी होता है। लीनियर ऐसी इक्वेशन है जिसका फॉर्मेट साफ साफ दिखता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है, ये होमोजीनियस है इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। सिंपल आएगा क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, कहेगा कि इसका सॉल्यूशन बताइए, ठीक है। तो
उस सिचुएशन में हमको देखना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगी कि होमोजीनियस से होगी। लीनियर तो एक एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है आपका dy बाई dx प्लस का p टाइम्स y इज इक्वल टू q, ऐसा दिख जाएगा। और p और q क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं fx, x के फंक्शन होते हैं, ऐसा ध्यान रखिए, x के फंक्शन होते हैं p और q। तो ये थर्ड वाला तो बहुत इजी होता है, एग्जैक्ट फॉर्मेट दिख जाता है। हम अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, नाम से पता चलता है वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे यूज क्या होने वाला है, देखिए हम किसी फंक्शन को y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे, dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया cos x प्लस c और लिख देते थे। अब हमें वापस से जाना होता है, वापस जाना होता है, माने ओरिजिनल फंक्शन या प्रिमिटिव फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो वापस जाने के लिए क्या करते थे, हमें ओरिजिनल फंक्शन ही तो चाहिए होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन बना देना इसमें। अब वापस से हमको ओरिजिनल फंक्शन चाहिए होता है, तो वापस से जाने के लिए हम क्या करते थे, dy इधर कर देंगे और ये cos x इधर, dx इधर। वापस से जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी डेरिवेटिव। भैया अगर एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इसी को तो बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव का भैया उल्टा, या इसी को बोलते हैं हम प्रिमिटिव फंक्शन ही को क्या बोलते थे, ओरिजिनल फंक्शन। आपको ओरिजिनल वापस से चाहिए, तो अब हमें इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। उसका यूज करके हमको क्या निकालना होता है, वापस से ओरिजिनल फंक्शन निकालना होता है। हमने मान लिया कोई फंक्शन है जिसमें x भी है और y भी है, ठीक है, जिसमें x भी है और y भी है। करेंगे क्या, हम x और y दोनों सेपरेट कर लेंगे। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन दिए होंगे जो इजीली x और y आपस में सेपरेट हो जाएंगे। x को अलग कर दिया हमने, y को अलग कर दिया। अब x है तो भाई जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसके साथ ही रख देंगे, तो x वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ, तो इसको इधर भेज देंगे और ये उधर चला जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि dx के साथ x का फंक्शन है, dy के साथ y का फंक्शन है। सिंपल हमें इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, सिंपल इंटीग्रेट करना। ये y का है तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये x का है तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फिर हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जो अपना प्रोसेस होता है। यही वेरिएबल सेपरेबल है, बहुत इजी है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे मेंशन किया है जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अच्छी बात है, इन्होंने ऑलरेडी सेपरेट करके दे रखा है। तो dy के साथ y वाला, dx के साथ x वाला भेज दोगे तो ये 2 माइनस y dy इज इक्वल टू dx उस साइड जाएगा तो x प्लस 1 dx हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब अपना सिंपल काम है, हमें पता चल गया वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। सिंपल हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन आपको आता है, बहुत इजी लेवल का इंटीग्रेशन होगा। सिर्फ आपको बेसिक्स रिक्वायर होंगे, वो फॉर्मूले स्टार्टिंग में जो मैंने कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इंटीग्रल्स भी पूरा अवेलेबल है, 1 शॉर्ट वीडियो है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो विद मोस्ट इंपॉर्टेंट हर वैरायटी कवर की गई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। आई होप इतना क्लियर है। इतना तो इंटीग्रेशन आता ही होगा अभी तक, ये तो सिंपल सा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरीके से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। मैंने बता रखा है, हर एक बार यहाँ C1 लिखोगे, यहाँ C2 लिखोगे, वो भी आपस में सेपरेट हो जाएंगे। फाइनल इंटीग्रेशन करके आपको एक कांस्टेंट मेंशन कर देना है, वो हमने मेंशन कर दिया। अब C के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज, बच्चे ज्यादा टाइम, अब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकता है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। भाई अरेंज कर रहे हैं, ये सारी चीजें उधर ले जाए, बकायदा एलसीएम लेके लिखने से कोई मतलब नहीं यार। 2 मार्क्स में 4 मार्क्स नहीं देगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये भी चीज, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। सिंपल आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये इसका सोल्यूशन होता है। बहुत ज्यादा ही मन में इच्छा जाग रही है तो भाई इन सबको भेज दो उधर यार। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख दो भैया, मन को संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं यार, वो मार्क्स देते हैं। आपके स्टेप्स, आपके मेथड, आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज और, कहीं बच्चे को गलत हो जाता है, मान ले एक्स, मान ले हम मान ले कि यहाँ पे हमसे गलती हो गई तो उसको बिल्कुल रंग पोत देते हैं। ऐसा अपनी वो नहीं होता कि अपनी कारनामे छुपाने के लिए उसको पूरा काला कर देते, इतना गंदा कर देते। अब इससे भी एक होता है, जैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, तो वो हाईलाइटेड पार्ट दिख जाता है। आप बहुत अच्छा लिख रहे थे, साफ सुथरा सब कुछ अच्छा है,
तो एक फ्लो में चेक होता जाता है। अगर एक माइनस वगैरह की मिस्टेक भी होती है ना, आप उसमें इतना डार्क कर दोगे उसको छुपाने के लिए अपना कारनामा कि वहां पे हाईलाइटेड हो जाए, तो फिर हम टीचर्स की टेंशन वहां पे हो जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम फिर अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत किया करिए। मान लीजिए अगर गलत हो रहा है तो सिंपल सा ऐसे कट कर दीजिए उसको, ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए, या जाता है तो 1-2 बार कट कर दीजिए। बहुत समझ टीचर है यार, वो पढ़ा रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। या तो पूरी लाइन है, आप पूरी लाइन एक बार ऐसे कट कर दो, रंगने पोतने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चे इतना रंग देते हैं कि पन्ने गायब हो जाता है वहां से। ऐसा नहीं करना यार। एक जनरल सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी पूछ लिया जाता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये चीज एक्स्ट्रा दी होती है। देखिए जनरल सोल्यूशन में ये पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं दिया था, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपको सोल्यूशन बताना था, उसमें भाई साहब सी आ जाते हैं। सी कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो चेंज होता रहता है। इस सिचुएशन पहले आप x के साथ x वाला फंक्शन, y के साथ y वाला फंक्शन, मतलब dx के साथ x वाला फंक्शन, तो dx इधर y इधर, वैल्यू हो जाएगी 1/y² dy, और dx उधर जाएगा तो है -4x dx। समझ में आ रहा है? dx उधर भेज दिया, y इधर भेज दिया। अब सिंपल हमको क्या करना होता है? इंटीग्रेशन कर देना होता है। तो 1/y² एक्चुअल में y की पावर -2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो +1 करना होता है, नीचे वही करना होता है। तो फाइनली आ कितना रहा है? -1/y। तो ये हो जाएगा -1/y इज इक्वल टू -4 तो कांस्टेंट, तो -4, ये x²/2 हो जाएगा प्लस c। अभी हमें क्या करना है? देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बच रही है? -1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस c। कुछ लोगों को इतनी वो मची होती है कि माइनस भी इधर उधर करना, अभी मत करिए, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे रखिए। आगे क्या दे रखा था कि जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी भैया? 1। तो x की वैल्यू 0 था तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया है। यहाँ पे वैल्यू है इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस c। तो यहां से पता चल गया भैया c की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। देखिए जब x 0 था तो y की वैल्यू 1 थी, यानी ये तो खत्म हो गया, c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हमारा जनरल सोल्यूशन कितना आ जाएगा? जनरल सोल्यूशन इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना आ जाएगा? -1/y इज इक्वल टू -2x² और -1। अब माइनस हटा दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है जिसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आई होप इतना क्लियर होगा। वेरिएबल सेपरेबल बहुत इजी होता है, सिंपल आपको दिख जाएगा, और आगे भी होमोजेनियस इक्वेशन में भी हम उसी टाइप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए चलते हैं हम अपनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े उससे पहले हमको होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। भाई हमको होमोजेनियस इक्वेशन पता होगी तभी तो वहां पे डेरिवेटिव आ जाएगा, तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्या होती है? देखिए होमोजेनियस इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहले तो सॉल्यूशन मैट्रिक्स वगैरह यूज करके होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे, शायद आपने पढ़ रखा हो। होमोजेनियस इक्वेशन देखिए इसीलिए कह रहा हूं होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे ओरली मत पढ़िए कि क्या होता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन, हेंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो किस तरीके से करते हैं वो देख लीजिए। पहली चीज, होमोजेनियस इक्वेशन में आपको कभी भी कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा, जैसे +5 प्लस c जैसे होता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो कोई कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। क्यों? ऐसे ध्यान रखिए, होमोजेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके हर एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर या तो सेम होगी या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में दिए होंगे तो उनकी पावर का सम भी सेम होगा। ऐसे ध्यान रखिए। जैसे इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे पहले टर्म में वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है, तो अगले हर टर्म में फिर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आ जाए x², यहाँ पे y² दे रखा है, तो हर टर्म में या तो पावर 2 होगी या प्रोडक्ट कराने पे उनकी पावर का सम भी 2 होना चाहिए। ये y² है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, उन दोनों का सम कितना है? 2 के इक्वल। होमोजेनियस मतलब सेम रहेगी हर टर्म में पावर। ऐसा दे दिया हमने x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस x³ प्लस
वाई ऐसा दे दिया हमने, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से ये पार्ट हटा दोगे तो अभी होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट है, इनकी पावर्स का सम भी 2 है। समझ में आ रहा है? ऐसे हमने इक्वेशन दे दी, एक x की पावर 4 है, y की पावर 4 है, x y क्यूब है, x क्यूब y है, या x स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दे रखा है। बिल्कुल ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म में आप देख लिए या तो पावर 4 है या प्रोडक्ट में है तो उनकी पावर्स का सम 4 होगा। अब ये तो हमने लैंग्वेज में बता दिया आपको। मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि आप वेरिएबल की जगह x की जगह कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा के और y की जगह भी कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दो, तो कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए फंक्शन में, पूरा पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आप सोचो ना, ये तभी पॉसिबल है जब x और y वेरिएबल्स में हर जगह पावर सेम है, तभी तो पूरा पूरा कॉमन ले लो। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, आप फिर कॉमन कहां ले पाओगे? रीजन समझ में आ रहा है क्या होता है? तो आप देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रखो तो पूरा पूरा कॉमन आ जाए चाहिए, कांस्टेंट, कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा फंक्शन मिल जाना चाहिए। कैसे होगा? यहाँ पे लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स लेमडा x लेमडा y हो जाएगा। अब देखिए पूरा लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लोगे, आपको पूरा फंक्शन एज इट इज मिल जाएगा। यही रीजन होता है, यही खासियत होती है होमोजेनियस फंक्शन की। आप रखोगे पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। क्या इस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। कहने को हम डिग्री की बात कर रहे थे तो साइन फंक्शन आ गया, तो कहीं ऐसा ना दिया हो जैसे हमने दे दिया साइन एक्स दे दिया, e की पावर x दे दिया, तो कहोगे आप वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल ये पूरा फंक्शन हो गया है, हम सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे वेरिएबल पूरा फंक्शन के फॉर्म, ये एक फंक्शन दे रखा है। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसको आप इजीली या y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो या x बाई वाई के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि पावर सेम है, डिवाइड करोगे तो इजीली बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है होमोजीनियस इक्वेशन में। ऐसे भी याद रख सकते हो उसको हम इजीली y बाई एक्स या x बाई वाई। भाई पावर सेम है तो x से डिवाइड कर दो या y से डिवाइड कर दो, तो टर्म सेम बन जाएंगे। या तो y बाई एक्स बना सकते हो या आप x बाई वाई बना सकते हो। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। रीजन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लेमडा एक्स रखोगे तो साइन लेमडा एक्स मिलेगा, कॉस लेमडा वाई मिलेगा, आप लेमडा बाहर नहीं ले सकते। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। रीजन आपको समझ में आ गया। अब सॉल्व कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है जो उधर एक्स वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस समझ लो क्या है, एक फंक्शन जो एक्स वाई के टर्म्स में होगा, हमको करना क्या है, उसको वाई बाई एक्स और x बाई वाई के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, वैसे ये बहुत कम केस बनता है, जनरली यही बनेगा, 90% केसेस यही बनते हैं। हमने किया क्या, फंक्शन होमोजीनियस थी, तो आप देखो क्या पॉसिबल बन रहा है। x को डिवाइड करने से बन रहा है कि y को डिवाइड करने से बन रहा है? x को डिवाइड करने से बन रहा है, तो ये हम x वाला केस ले रहे हैं, उसका उल्टा हो जाता है बस वो। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने उसको फॉर्मेट में चेंज कर दिया तो उसको हम एक नया वेरिएबल रख देते हैं। भाई दो वेरिएबल चल रहे थे, दोनों को हमने मिला के एक नया वेरिएबल बना दिया। y बाई एक्स सारी जगह y बाई एक्स हो जाएगा। अब y बाई एक्स को हम एक v माने ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे dy बाई dx दे रखा था, तो dy बाई dx भी तो हटाना पड़ेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली v कांस्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली v डिपेंड कर रहा है x और y पे। ठीक है, और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x करेंगे 1 तो यहाँ v बचेगा, प्लस x इंटू v का क्या हो जाएगा, dv बाई dx। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी वो चेंज हो जाएगी जाके हमारी v प्लस x टाइम्स dv बाई dx। ये देखिए dy बाई dx चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या है, f ऑफ v बन जाएगा। भाई इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया था, तो ये g था, g ऑफ v बन जाएगा। इसको v बाई एक्स कन्वर्ट कर दिया था। अब हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल लगा के, और वेरिएबल सेपरेबल लगाने के बाद पूरा सोल्यूशन निकल आएगा, तो वापस से v की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि v क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने इसका यूज किया था। रीजन समझ आ रहा है? तो ये मैथमेटिकल टर्म्स हमने समझा दिए। अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, तो वो पता चल रहा है कि ये होमोजेनियस है, वरना जनरल इक्वेशन देगा, कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नहीं बताएगा। तो एक तरीका होता है होमोजेनियस पता करने का यार, कि आपके में कांस्टेंट नहीं दिया होगा। होमोजेनियस इक्वेशन ही होती है जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है, यानी प्लस में 1 माइनस में 1 ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर जेई की तैयारी करोगे ना तो लीनियर इसमें एक आता है जो रिड्यूस टू होमोजेनियस होता है, वो एक्चुअल में होगा, वो आप अभी मत पढ़िए, वो उसमें जब आप आईआईटी जेई की तैयारी करेंगे तो उसमें एक जनरल इक्वेशन होती है जिसको हम रिड्यूस करते हैं हम होमोजेनियस में, फिर सॉल्व करते हैं, वो अलग है। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका देख लेना कांस्टेंट नहीं दिया होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई, ऐसा दे रखा है। हमने पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स बराबर होगा f ऑफ एक्स वाई, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक फंक्शन है x और y का, ठीक है। अब होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं कि एक फंक्शन है जो x और y का दे रखा है, वो कितना है, x प्लस 2y अपॉन में x माइनस, फिर हम क्या करते हैं, x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रखते हैं, और कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट फंक्शन मिल जाए, लेमडा पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब x और y की पावर सेम हो, कोई कांस्टेंट भी ना दिया हो, तभी हम पूरा कॉमन ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी लेमडा x 2 टाइम्स लेमडा y अपॉन लेमडा x माइनस लेमडा y। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर से लेमडा कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी लेमडा कॉमन आ जाएगा, वैल्यू बच रही है x प्लस 2y अपॉन में x माइनस y। ये दिखाना पड़ेगा अगर आ जाता है शो दैट, तो ये वैल्यू f ऑफ लेमडा x लेमडा y जो आपका आ रहा है, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है f ऑफ x y। यहाँ पे लेमडा की पावर आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, हमको डायरेक्ट फंक्शन मिल जा रहा है। तो ये बस शो करना, शो द फंक्शन द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन। अब हमको सॉल्व कैसे करना होता है, तो उसको पहले इसको किस में चेंज करा देते हैं, हम y बाई एक्स फॉर्म में चेंज करा देते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ऐसे करने के लिए हमको x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स y बाई एक्स। आई होप इतना क्लियर है, x से डिवाइड कर दे रहे ऊपर नीचे, यहां हो जाएगा 1 माइनस y बाई एक्स। अब ये हमारा फंक्शन इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता था भैया, हम सब्स्टिट्यूट करते थे लेट y बाई एक्स एज v, या इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो y की वैल्यू vx, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने इसकी जगह v रख दिया, तो भैया हमारा इसका भी कोई काम नहीं बचा। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा तो v बचेगा, x v का हो जाएगा dv बाई dx। आई होप इतना क्लियर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दो जाके, तो हमारा क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करोगे तो ये v हो जाएगा, ये x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। आई होप इतना क्लियर है भाई। v की जगह x, y बाई x की जगह v रख देना, तो ये v हो जाएगा, और ये इसकी जगह हमने वैल्यू रख दी। अब आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, अब सेपरेट हो जाएगा, तो v एक साइड कर लो भैया, तो v हम उधर भेजे दे रहे हैं क्योंकि हमें सेपरेट करना है। तो ये बचा x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये है 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, कोई दिक्कत है, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस v। आई होप इतना क्लियर है। एलसीएम ले लो यार, तो ये वैल्यू हो जाएगी x dv बाई dx इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 टाइम्स v, और ये एलसीएम लोगे तो माइनस v, और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v। आई होप इतना क्लियर है। एलसीएम ले लिया हमने, तो ये इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा और v से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो भाई, dv बाई dx, ये वैल्यू बचेगी 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन कितना है 1 माइनस v। अब हमें सेपरेट, अब हमें पता है इजिली सेपरेट हो जाएगा, v इस साइड ले आओ, dx उस साइड भेज दो,
तो v इस साइड आएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv बचेगा, इधर 1 था तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स इंटू dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ रहा होगा यार। हमने ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा समझ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने। ये पूरा पोर्शन इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा और ये उधर जाएगा। अब हमको पता चल गया ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हमें सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक दे रखा है, आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रल अच्छे से पढ़ लो, जाते पूरा इंटीग्रेशन यूज होना है। ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इसमें हमें देखना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हम करते क्या है, 1 माइनस वी को क्या लिखते हैं, लीनियर को क्या लिखते हैं, a टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v प्लस 1, भाई ये तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2v हो जाएगा। मैंने बता रखा है कि जब भी आपको लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक मिल जाता है और लीनियर रूट क्वाड्रेटिक मिल जाए, तब भी आपको यही मेथड लगाना है कि लीनियर को हम चेंज कर देते हैं a टाइम्स d बाई dx ऑफ q, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, प्लस d, एक कांस्टेंट हम और ऐड कर देते हैं, प्लस d। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है कंपेयर करा के, तो यहाँ 1 माइनस v इज इक्वल टू 2ab प्लस a प्लस b, ये a से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप जब कंपेयर कराओगे तो v का कांस्टेंट कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे -1 है v के साथ, तो यहां से पता चला a की वैल्यू कितनी आ रही है, -12। कोई दिक्कत है? आई होप इतना क्लियर है। जब हमको a की वैल्यू पता चल गई तो कांस्टेंट देखे जरा, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, इधर कांस्टेंट a प्लस b, इधर कांस्टेंट 1 है। a की वैल्यू हमको पता है -12, यहाँ रखोगे उधर भेजोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। कोई दिक्कत है? -12 उधर गया +12 हो जाएगा और 1 से ऐड होकर 3/2 दे देगा। यानी अब हमें पता चल गया है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। a की जगह यहाँ पे रख दो आगे -12 और b की जगह 3/2 रख देना। तो हम लीनियर फैक्टर जो हमारा था वो था हमारा 1 माइनस v। 1 माइनस v की जगह हम क्या रख सकते हैं, a की वैल्यू रख दोगे तो -12, ये है 2v प्लस 1 और b की जगह है 3/2। यानी इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा -12 2v प्लस 1 प्लस 3/2 अपॉन में क्या है 1 प्लस v स्क्वायर d। और ये वैल्यू तो बहुत इजी है, क्या होगी, लॉग में mod x। कोई दिक्कत है? अभी पूरा इंटीग्रेशन हुआ नहीं, इसीलिए हम कांस्टेंट ऐड नहीं कर रहे हैं। चाहे तो आप c1 ऐड कर लो, यहाँ पे भी c2 आएगा, फाइनल हमको इंटीग्रेशन दे देगा, वो हम बाद में ऐड कर देंगे। आप इसको सेपरेट कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -12 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 d। कोई दिक्कत है? हमने ये पार्ट इसके साथ अलग कर दिया, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन, ये पार्ट सेपरेट हो गया v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, और इधर है लॉग में mod x। आई होप इतना क्लियर है। कोई दिक्कत है? इसमें अब करना क्या है, इसको सिंपल होल स्क्वायर बनाना है। 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक हो या 1 अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक हो या सिंपल रूट में क्वाड्रेटिक हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट +1 करते हैं, उसके बाद इसका कोफिशिएंट हाफ करते हैं तो वो 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। और हमको पता है यार, इसको t लेट करोगे तो ये डेरिवेटिव ही तो दे रखा है, तो इस सिचुएशन में हमेशा इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया होता है, यानी ये पूरा t लेट कर लोगे तो या 1/t और ये पूरा dt हो जाएगा। तो इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके पहले में अच्छे से समझा रखा है, इंटीग्रल आप जरूर देख लीजिएगा जाके। तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग में, ये पूरा आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। ये समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ 1 अपॉन में t बच, इसको जब आप t मानोगे, इसको t मानोगे तो ये पूरा dx dt हो जाएगा, ये dv है तो ये पूरा dt हो जाएगा, इसको मान लिया t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये और dv आएगा, पूरा dt हो जाएगा। 1 अपॉन t का क्या हो गया, 1 अपॉन x का क्या हो गया, 1 अपॉन x का क्या हो गया, इंटीग्रेशन log x हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log x, तो यहाँ पे भी क्या हो गया log t, t की वैल्यू हमने वापस से रख दी।
प्लस 3/2। यहां पे हो रहा है इंटीग्रेशन 1 में, ये बन रहा है v प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये देखिए, और ये कंबाइन हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कंबाइन हो गया। इसको एलसीएम ले लोगे तो वैल्यू बच रही है 3/4, इसको लिख सकते थे √3/2 का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू लॉग में मॉड x। आई होप इतना क्लियर है। अब से इस सिचुएशन में हुआ क्या, ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, बस ये बचा है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, -12 लॉग। अब चाहे तो आप v की वैल्यू रख सकते हो या पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये एज इट इज है p स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 3/2। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू है 1 में a, तो 1 में √3/2 लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स x की जगह कितना है, v प्लस हाफ में √3/2, x में a प्लस c हम उस साइड लिखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा log x प्लस c, ये कांस्टेंट करते हैं। पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। अब इसमें करना क्या है आपको, ये एलसीएम ले लोगे तो 2v, ये एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, v प्लस 1/2 है अपॉन में √3/2 है। एलसीएम ले लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2v प्लस 1/2 और अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2v बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन में √3, इतना बच रहा है। अब आपको करना क्या है, बस इस इक्वेशन में v की वैल्यू कितनी है, y/x, यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट कर देनी और उसको एज इट इज फॉर्म में लिख देना है। कोई दिक्कत है, बस यही सोल्यूशन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब हम शो नहीं कर रहे हैं, मैंने बता दिया मेथड, लेमडा की जगह लेमडा x रखना है, लेमडा और y की जगह लेमडा y रखना है। पूरा लेमडा गायब हो जाएगा, बाहर, ये तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अब पूरा फंक्शन एज इट इज मिल जाएगा। अब हमको इसको सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे तो दे दिया है, मान लिया नहीं दिया होता कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो उस सिचुएशन में कैसे करते हैं, हमें दिख रहा है यार y/x दे रखा है, और y/x एक ही सिचुएशन में होता है, वो है होमोजीनियस इक्वेशन में। अगर y/x दे रखा है तो बहुत अच्छा है, और कांस्टेंट भी नहीं दे रखा है, आप इससे भी पता कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में पहले हम dy/dx सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें उधर रह देते हैं। तो वहां पहले से ही cos y/x प्लस x अपॉन में ये सारी चीजें चली जाएंगी, तो ये x cos y, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे चाहे तो आप x से डिवाइड कर लो, या मुझे दिख रहा है cos भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे लिए अच्छा है पूरे से डिवाइड करते हैं। और या आपको ऐसे रखना तो ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे रख लेते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y अपॉन में x इंटू कॉस y/x प्लस 1 अपॉन x तो चला गया, cos y/x बचेगा। कोई दिक्कत है, सेपरेट कर दोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा इजी रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरे से डिवाइड करो, थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा अच्छा दिखता है। अब आप क्या करोगे, लेट y/x एज v, बाद में वही करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। चलिए यहां से पता चला y की वैल्यू कितनी है, v इंटू x। जब डिफरेंशिएट करोगे भाई, हम जब y/x ही हटा दे रहे हैं तो हमारा इसका भी कोई काम नहीं बचा, तो ये dy/dx कितना हो जाएगा, ये अभी तक करते आ रहे हैं v प्लस x इंटू dv/dx। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे आगे, तो ये हो जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे v है, जहां जहां ये चीज दे रखी है वहां पे v रख देना है, तो ये cos v है प्लस 1 अपॉन में cos v। अभी cos सेपरेट कर दो, हम पहले वही कर रहे थे, तो वैल्यू आ रही है v प्लस का, इसको सेपरेट करोगे तो ये v इंटू कॉस v अपॉन में cos v प्लस 1 अपॉन में cos v हो जाएगा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो ये v बचेगा, इसको हम लिख सकते थे sec टाइम्स v। और इधर कितना है, v प्लस का x इंटू dv/dx। यहां से देखिए v से v भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के बोथ साइड अगर सेम साइन है, प्लस प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस माइनस है तो भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, अपोजिट साइन ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो बच कितना रहा है, x इंटू dv/dx, ये हमारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है sec v। अभी आप सेपरेट कर सकते हो,
तो ये सेक इधर भेज दोगे तो 1 अपॉन में सेक v dv और ये हो जाएगा 1 अपॉन में x dx। बहुत इजी हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं हम cos v dv, इसका इंटीग्रेशन कर देना और ये 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन कर देना है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos किसके डिफरेंशिएशन से आता है भैया, साइन के डिफरेंशिएशन से आता है। तो माइनस साइन नहीं आएगा cos, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन सीधा cos होता है। तो वैल्यू हो जाएगी साइन v और ये वैल्यू हो जाएगी log mod x प्लस c। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वगैरह करने के बहुत से तरीके होते हैं यार। कभी कभी लॉग लॉग आ जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए लॉग इधर x आ रहा है, इधर लॉग y आ रहा है, प्लस c आ रहा है। तो उस सिचुएशन में करते क्या है, इनको इस कांस्टेंट भी हम लॉग का ही मान लेंगे, लॉग c। तो वो सिंप्लीफाई करने के बहुत तरीके होते हैं। मेथड आपका सही होना चाहिए। वहां पे हम आंसर मैच कराते हैं एक्सरसाइज वगैरह में। तो हम करते क्या, इसको इधर ले आएंगे तो ये x बाई वाई लॉग में हो जाएगा और इधर log c हो जाएगा। तो log log कैंसिल होकर x बाई वाई की वैल्यू c डायरेक्ट दे देते हैं। तो इतनी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको डायरेक्ट इतना छोड़ देना, v की वैल्यू वापस से रख देनी। v की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x था, तो ये हो जाएगी log mod x प्लस c। फाइनल आंसर आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी दिक्कत है थोड़ी सी रिमाइंड कर लेना। और होमोजीनियस हमने बता दिया किस तरीके से प्रूव होता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमको 3 टाइप के मेथड पढ़ने, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, फिर आता है हमारा लीनियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो इससे बनते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। लिखा भी है अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर p and q आर फंक्शन ऑफ x, और या तो ये कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। जब आप x के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो ये हमेशा x के ही फंक्शन बनेंगे, और अगर y के रिस्पेक्ट में बनाते हो तो ये y के फंक्शन मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात है, वो अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ये वाला फॉर्म dx by dy। तो यहाँ पे y हो जाता था, यहाँ पे p और x यहाँ पे आता था। यहाँ देखिए y है और इज इक्वल टू q। अभी हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये p और q जो है वो y के फंक्शन बनते थे। ठीक है, तो ये अब सिलेबस में नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको यही वाला फॉर्म पढ़ना है। इसी फॉर्म के क्वेश्चन बनेंगे जो बनेंगे। तो हुआ क्या, dy by dx p टाइम्स y इज इक्वल टू q। ये फॉर्म हमने लिख लिया। वहां पे मुझे पता चल जाएगा कि x ये कुछ भी हो सकता है, 1 अपॉन x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, log x sin x, कुछ भी बनेगा। ये x का फंक्शन होगा, ये भी x का फंक्शन होगा। ठीक है, या कांस्टेंट होगा। करना कैसे है, पहले कोई भी इक्वेशन दे रखी उसको इस फॉर्म में चेंज करना। चेंज कैसे करते हैं, dy by dx का कोफिशिएंट +1 बनाना है। यहाँ पे देखिए +1 दे रखा है, -1 या कोई भी नंबर दे रखा है उसको हटाना है, उसको डिवाइड करना है वहां से, फिर हमको एडजस्ट करना है। तो पहला फॉर्म पॉइंट हमारा है कि हमें गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। हमको p और q पता करना है, y सेपरेट करने के बाद p पता चल जाएगा और उधर जो बचा है q हो जाएगा। फिर हम मेन चीज है जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर में p इंटू dx। dx क्यों करते हैं, क्योंकि p भैया x का फंक्शन है। p क्या है हमारा, p और q दोनों x के फंक्शन है, तो हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये आता है फॉर्मूला, e की पावर में जो p बचा है उसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। जो चीज मिलेगी वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो मल्टीप्लाई करा देंगे, उधर क्या बचा था q में भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऐसा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का q में मल्टीप्लाई करा के हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और फाइनल फिर c ऐड कर देंगे। ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। सिंपल समझ में आया। हमको फॉर्म में लिखना है, p q पता चल जाएगा, e की पावर में p का इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर देता है, फिर y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करा देंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेशन कर देंगे और फाइनल फिर हम c ऐड कर देंगे। वही हमारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, हमको क्या है, फाइंड द, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं होगा कि ये लीनियर फॉर्म है, होमोजेनियस फॉर्म, मैंने पहले बताया। सिंपल कहेगा कि ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और दे रखा है, x और y की वैल्यू दे रखी होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए कांस्टेंट भी नहीं दे रखा है, तो होमोजेनियस का अगर माइंड में आ रहा है,
लेकिन होमोजीनियस के लिए हर एक की पावर भी सेम होनी चाहिए थी या पावर्स का सम सेम होना चाहिए था, वो नहीं है, तो होमोजीनियस तो है नहीं। फिर हम x से डिवाइड कर देंगे, उसका कोफिशिएंट +1 करते हैं, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। तो द गिवन इक्वेशन जो थी हमारी वो चेंज हो चुकी है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये एक कैसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। फॉर्म क्या होता है, dy/dx प्लस p टाइम्स y होता है और इधर क्या होता है q। तो हम कंपेयर करा लेंगे इस फॉर्म से, तो वहां पता चल गया p की वैल्यू कितनी है 2/x है और q की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर। ये जो चीज मेंशन की गई x कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पे देखिए अपॉन में x आ रहा है, अगर x 0 हो जाएगा तो लीनियर फॉर्म बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए x 0 कर दोगे तो यही उड़ जाएगा, तो बनेगा ही नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी, इसलिए मेंशन किया, उसका आपको टेंशन नहीं लेनी। अब हमें करना क्या है, पहले क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो आता कितना है, जो p आया है ना, सिंपली इसका जाके e की पावर में हमें क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। e p है कितना 2/x dx, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, e की पावर में p का इंटीग्रेशन कर देना। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर में 2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन 1/x dx, और 1/x का भैया क्या होता है log x, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा log x, और बेस e है, मेंशन नहीं किया था, ये अंडरस्टूड होता है। अब एक और खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है log की, यहाँ कोफिशिएंट 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर बेस e। अब मैंने इसके पहले भी जहां जहां ये सिचुएशन आई है मैंने वहां भी बताया है, इसका कोफिशिएंट +1 करने के बाद अगर log का बेस और ये बेस सेम है तो सिंपल वैल्यू नंबर के इक्वल होती है, वो है x स्क्वायर। मान लिया आप किसी नंबर को अगर log में लिखना चाहते हो तो log का बेस और नंबर वाला बेस दोनों सेम है, तो नंबर सीधा log के फॉर्म में चला गया। अब देखिए ये दोनों सेम है और यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, +1 है, तो ये दोनों इक्वल है एक्चुअली, ये प्रॉपर्टी होती है log की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए कितना इजी आ गया, हमारा x स्क्वायर आएगा। कुछ भी आए बस इंटीग्रेशन फैक्टर आपको सही से निकालना है, तुक्का गलतबाजी नहीं करनी, मेथड आपकी सही होनी चाहिए, फॉर्मूला सही अप्रोच करना है। तो सोल्यूशन क्या आता है हमारा, सोल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ये dx हो जाता है प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है x स्क्वायर, ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q भी कितना है हमारा x स्क्वायर, ये देखिए q कितना था हमारा x स्क्वायर, ये q है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इत्तेफाक से कितना आया x स्क्वायर dx प्लस c। अभी x की पावर 4 हो गया, तो ये x स्क्वायर y इज इक्वल टू x की पावर 4 कितना होता है x की पावर 5/5 प्लस c। अब चाहे ऐसे रख लो या 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या इनको उधर ले जाओ जो आपको सही लगे। x की पावर 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस c इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन। चलिए 2 क्वेश्चन और करा देते हैं हम, क्योंकि इससे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, तो टारगेट यही रहता है कि यार वैरायटी चेंज करें। एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें दे रखी है, एक थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस के बाद हम एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने अच्छे से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में ये एक्स्ट्रा चीज जरूर दी होगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये अच्छी बात है कि ये लीनियर फॉर्म में पहले से दे रखा है, तो यहां से आप जब कंपेयर कराओगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस p टाइम्स y इज इक्वल टू q से, तो p पता चल जाएगा आपको कितना है, y के साथ जो भी दे रखा है प्लस y के साथ, इतना ध्यान रखना, माइनस कॉट x होता तो माइनस कर लेते। p की वैल्यू कितनी है कॉट x और q की वैल्यू कितनी है राइट साइड में जो भी है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, ठीक है। x 0 नहीं, वो आपको पता है q को कॉट x वो हो जाएगा। अब हमें पता है कि पहले हम क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो वैल्यू कितनी आती, सिंपली p का हमें log e की पावर में इंटीग्रेशन कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और cot x का हमको पता है इंटीग्रेशन बता रखा है, जो डिनोमिनेटर में आता है वही log में आ जाता है, तो log में आ जाएगा sin x,
और ये भी बेस सेम है। अगर यहाँ कोफिशिएंट +1 इसके पहले भी हमने किया था, यहाँ पे कोफिशिएंट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ये ई हट जाता है, नहीं होता है तो आपको बस अपना मेथड ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए +1 करने के बाद जो भी बचता है वही ये इक्वल में सिंपल साइन एक्स है और कुछ नहीं। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो है अपना साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट x के साथ में साइन एक्स मल्टीप्लाई करा दो प्लस c, ठीक है। यानी हमें सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ये dx प्लस c। अब इसका जब मल्टीप्लाई करा दोगे अंदर, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा y साइन एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू में साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में साइन एक्स dx प्लस c। समझ में आ रहा है क्या किया भैया? हमने साइन से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये कॉट होता है कि कॉस अपॉन साइन, क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्लियरली विजिबल हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने ओपन कर दिया। यहाँ देखिए ये साइन साइन कैंसिल आउट हो गया। कितनी वैल्यू बच रही है? वो वैल्यू आ रही है y साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक बच रहा है 2x साइन एक्स dx, ये अलग हो गया। यहाँ पे बच रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस c। प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा, और मुझे दिख रहा है x साइन एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो हो सकता है कि इसका इंटीग्रेशन से ये कैंसिल आउट हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल आईलेट से हम क्या मानेंगे? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना होता है तो हम जनरली फर्स्ट उस फंक्शन को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन 1-2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा था यार ये डिफरेंशिएशन से कम होता चला जाएगा, और ये तो भैया बदलते रहते, साइन कॉस ऐसे करते रहते, तो उसका तो कुछ नहीं होना, उसका हम इंटीग्रेशन ही पॉसिबल कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन वरना इंटीग्रेशन में बढ़ता चला जाएगा, ऐसे याद रख लो जैसा आपको सही रखे। तो इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, ये प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सेकंड का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, dx होता है, और प्लस c। इसीलिए देखिए मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर था, वहां पर 2x मिलता है और कॉस का साइन एक्स भी होता है, तो ये एग्जैक्ट दे रखा था, इसीलिए मैंने इसको अभी कुछ नहीं किया था। अगर नहीं दिया होता तो हम इसको भी करते, है ना, हमको पता है करते कैसे। तो ये पार्ट देखिए, ये पार्ट पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो वैल्यू बच कितनी रही है? y टाइम्स साइन एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस c। ये जनरल सोल्यूशन, अगर जनरल सोल्यूशन होता तो यहीं पे हमारा काम खत्म हो जा रहा था, लेकिन नहीं भाई साहब को थोड़ा सा और मेहनत करानी है यार। इन्होंने क्या कहा है कि y 0 है कब? जब x की वैल्यू भैया π/2 है, तो यहाँ पे रखोगे तो हमको c पता चल जाएगा। जैसे ही आप रखोगे y कितना है 0 है, तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। उधर कितना x π/2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी π²/4 इंटू साइन π/2 बन देता है प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? c की वैल्यू आ रही है -π²/4। बस आपको यहाँ पे c की वैल्यू रख देनी है। हमें वो पर्टिकुलर फंक्शन बोले या वो पर्टिकुलर कर्व या वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। लैंग्वेज के फॉर्म में देखिए, कभी कभी बच्चे लैंग्वेज बड़ी देख के क्वेश्चन घबरा जाते हैं, इसीलिए कहते हैं आप टाइम मैनेज करके चलो, कम से कम क्वेश्चन पढ़ तो लो यार। क्वेश्चन की साइज देख के डरने की जरूरत नहीं होती। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हुए अपना डेटा लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन की कर्व तो भाई पर्टिकुलर होनी चाहिए। पासेस थ्रू पॉइंट दिस, तो जो ये लैंग्वेज दे रखी थी भाई साहब कि गिवन y0 x इतना है, तो ये वही दे रखा है। इस पॉइंट का मतलब है x 0 है तो y कितना है 1 है। मतलब कोई फंक्शन हमको निकालना है, फंक्शन में कांस्टेंट नहीं, पर्टिकुलर फंक्शन निकालना है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप क्या होता है dy by dx। कैलकुलस पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं,
सब जगह बता रखा है हमने कि dy by dx एक्चुअल में स्लोप ऑफ द कर्व होता है जनरल पॉइंट पे। इन्होंने क्या है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x, y, यही निकलता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट। हमने मान लिया पॉइंट इन्होंने दे रखा, इस पॉइंट की बात करें तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट x लिख दिया हमने, प्लस सम कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट प्लस आगे क्या करा, द x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज दे रखी थी। स्टार्टिंग में दे रखा था कर्व पासेस थ्रू, तो वो ये पॉइंट दे रखा था। ये पॉइंट देने का मतलब है कि हमसे c निकलवाएगा, और बाकी की लैंग्वेज से हमने ये लिख दिया। अब ये हमें लीनियर फॉर्म में दिख रही है, इसके लिए हमको बस इसको इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये dy by dx माइनस xy इज इक्वल टू x। इसका कोफिशिएंट +1 करने के बाद अगर ये इस फॉर्म में चेंज हो जाती है तो हमें पता है, यहां से पता चल गया कि p की वैल्यू है -x और q की वैल्यू है सिंपल x। तो ये पार्ट इधर आ गया, यहाँ पे p टाइम्स y होता है, उधर q होता है। तो अब हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, वो निकलता है भैया e की पावर में इंटीग्रेशन p कितना है -x dx। आई होप इतना क्लियर है भैया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर में -x²/2। कोई दिक्कत है? कई बच्चों को डाउट हो कि यहाँ प्लस c क्यों नहीं लिखते हैं, वो क्योंकि अभी पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। जनरल सॉल्यूशन में भी पूरा इंटीग्रेशन होता है, तो ये भी बचा हुआ है इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर -x²/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x, q कितना है हमारा ये, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर -x²/2 dx प्लस c। अब हम c ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल मत लगा देने यार, देखा नहीं दो फंक्शन है और बस लगाना शुरू हो गया। मुझे दिख रहा है ये x² और ये उसका डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम कर सकते थे लेट -x²/2 एज t, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें उधर भेज देना। ये -1/2 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2x dx एज dt। समझ में आ रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी x dx की वैल्यू कितनी है -dt। समझ में आ गया ये। तो ये पार्ट एज इट इज है, इसको हम नोट नहीं कर रहे हैं, इसका तो कुछ करना भी नहीं, इसका सॉल्व करना है। ये हो गया इंटीग्रेशन x dx की जगह -dt, तो ये -dt आ गया। e की पावर में कितना हो गया t प्लस c और दे रखा है, माइनस बाहर आ जाएगा। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x तो वैल्यू आएगी माइनस का e की पावर t, और जो भी कांस्टेंट है इससे मिलकर एक नया कांस्टेंट दे देगा c। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, देख लीजिए जरा। हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये था y इंटू e की पावर -x²/2, ये माइनस है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई थी -e की पावर t प्लस c, और t है कितना -x²/2, यानी t कितना है -x²/2। अब हमें गिवन क्या था, x 0 था तो y की वैल्यू 1 थी। x 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और ये है c। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और ये माइनस पहले से ही लगा, तो ये इधर आके c की वैल्यू कितनी दे देगा 2। जब हमको c की वैल्यू पता चल गई तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, ये इस साइड ले आओगे तो ये y और ये +1 ये कॉमन आ जाएगा, e की पावर -x²/2 इज इक्वल टू 2। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, या ये कह सकते हैं कि ये वो फंक्शन मिल गया हमको। और सिंपल करना, इसको अपॉन में भेज दोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी y + 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर x²/2 हो जाएगा। ऐसे लिख लो, और सुंदर लग रहा है, जैसा सही लगे आपको। यहाँ भाई माइनस दिख रहा था, इसको अपॉन में भेज दिया, पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस तो हो जाएगा। मेथड समझो यार कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे चेंज होती है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कम से कम सारे पढ़ने तो जरूर चाहिए। बच्चे स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि लास्ट के क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यार, ये मैंने बता रखा है, आप मेरी पिछली वीडियो देखे जाके, मैंने बता रखा है कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने, कौन से सेक्शन पहले उठाने, किन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो आज के लिए इतने रखते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम उन क्वेश्चंस की लिस्ट या तो लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, नंबर बता देते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लिख दिए हैं 14, 15, 18, 19, 26, 27। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए, कम से कम इनकी प्रैक्टिस तो कर ही लीजिएगा। बाकी आप पढ़िए ना पढ़िए, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में वेरिएशन जब पता होंगे तो आप क्वेश्चन हर टाइप के कर लोगे, ठीक है। तो चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या मार्क कर लो आपकी एनसीईआरटी में, जो आपको ठीक लगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं। पूरी कंप्लीट मैथ आपको मिलेगी, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।